एक हेडिंग आपको बनाना है, लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट। लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट। लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की सीमाएं क्या है? मौलिक अधिकारों की सीमाएं क्या है? कुछ सीमाओं की चर्चा तो हमने नेचर में ही कर दिया था, जैसे इसे निलंबित किया जा सकता है, इट कैन बी सस्पेंडेड। और जब भी आप इस आर्टिकल को लिखते हैं तो इसका एक्सेप्शन भी जरूर लिखा कीजिए। एक्सेप्शन कौन है? अपवाद। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। क्लियर है मेरी बात? सेकंड पॉइंट में आइए, इसका संशोधन किया जा सकता है। It can be amended, लेकिन यहां भी एक्सेप्शन को आप ध्यान में रखें। बेसिक स्ट्रक्चर, अपवाद इसका क्या होगा? वे मौलिक अधिकार जो मूलभूत ढांचे से संबंधित होंगे, उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। मूलभूत ढांचे से संबंधित मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता। Those fundamental rights which is related to basic structure cannot be amended. थर्ड पॉइंट पर आते हैं, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, अर्थात निवारक निरोध कानून। ये मौलिक अधिकार की सीमाएं होंगी, आपने पढ़ा हुआ है। और फोर्थ पॉइंट पर हम आते हैं। फोर्थ पॉइंट है आर्टिकल 33 और फिफ्थ पॉइंट है आर्टिकल 34। आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि वह कुछ सेवाओं के एम्प्लॉइज को कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं देने के संबंध में रूल बना सकता है, नियम कानून बना सकता है, जिसमें स्पेशली आर्म्ड फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस है,
पुलिस है, और इन जनरल इंप्लाइज को आर्टिकल 19(1)(a अवेलेबल नहीं होता है, राइट टू लिबर्टी टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो भी ऑफिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से हैं उसको विदाउट परमिशन वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 34 जो है यह मार्शल लॉ के विषय में है। मार्शल लॉ, जहां कहीं भी सैन्य कानून लागू रहेगा वहां भी मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पर फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड होता है। आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट को पावर दिया गया है, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह कुछ सेवाओं के सदस्यों को मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में रूल बना सकता है। और आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के विषय में है। इतनी बातें क्लियर हैं। इसके पश्चात जो है हम लोग आते हैं मौलिक अधिकारों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, एक हेडिंग बनाते हैं। मौलिक अधिकारों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इंटरप्रिटेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या इस टॉपिक को आप ये कह सकते हैं कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या के माध्यम से मौलिक अधिकारों के महत्व को संविधान के लागू होने के पश्चात बढ़ाया है। हाउ सुप्रीम कोर्ट, हाउ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाउ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट increased the importance of fundamental rights after commencement of the Constitution of India। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के निर्वचनों ने, निर्वचनों का मतलब व्याख्या से संविधान लागू होने के पश्चात, लागू होने के पश्चात इसके महत्व को बढ़ा दिया है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार
अपने निर्वचनों अर्थात व्याख्या के माध्यम से संविधान लागू होने के पश्चात इसके महत्व को बढ़ाया है। मतलब टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशंस है वह फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। आप ये सोच रहे होंगे या आप ये सोचते थे कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन किया गया है यह स्टैटिक है, यह अस्थैतिक है। आपसे यदि पूछा जाए कि कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो आप कहोगे राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, राइट टू लिबर्टी 19 to 22, 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 to 28 रिलीजियस लिबर्टी, 29, 30 कल्चरल प्रोटेक्शन, 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। जब इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं किताबों से, और आप सभी लोग बहुत स्मार्ट पर्सन हैं, स्मार्ट स्टूडेंट हैं, तो आप किताबों से इसको पढ़ते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मीकांत रामबाण है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं और ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं, बट ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स है उसका नेचर स्टैटिक नहीं है। लेकिन आप कंक्लूजन डिराइव करोगे, एक कोई भी जनरल पर्सन ये कंक्लूजन डिराइव करेगा क्योंकि ये स्टैटिक है, ये राइट्स हैं तो हैं। लेकिन सबसे पहली बात यहां पर यह है कि फंडामेंटल राइट्स का जो नेचर है वह स्टैटिक नहीं है बल्कि वह डायनामिक है। फंडामेंटल राइट्स जो है यह गतिशील है, यह जीवंत है। और जैसे जैसे 1950 से लेकर 2019 तक की यात्रा में हम निकल रहे हैं वैसे वैसे इसका इंपॉर्टेंस भी इंक्रीज्ड हो रहा है। पहली बात समझ में आपको आई, क्योंकि ये डायनामिक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का इंपॉर्टेंस इंक्रीज्ड हो रहा है। सेकंड बात मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, चूंकि यह इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है, एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। सेकंड पॉइंट यह है कि हम लोग ये सोचते हैं कि आर्टिकल 14 to 18 राइट टू लिबर्टी है, मतलब ये समानता का अधिकार है, सेपरेट है। आर्टिकल 19 to 22 राइट टू लिबर्टी है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अलग है। आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 25 to 28 रिलीजियस लिबर्टी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29, 30 कल्चरल प्रोटेक्शन का राइट देता है, सांस्कृतिक सुरक्षा का अधिकार देता है। और आर्टिकल 32
कंस्टिट्यूशनल रिमेडी का राइट्स दे रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रहा है। अब हम ये सोचते हैं कि अच्छा, राइट टू इक्वलिटी, ये राइट टू इक्वलिटी है ना, राइट टू इक्वलिटी का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज से क्या लेना देना है? राइट टू इक्वलिटी का कल्चरल प्रोटेक्शन से क्या लेना देना है? राइट टू इक्वलिटी का रिलीजियस लिबर्टी से क्या लेना देना? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का राइट टू इक्वलिटी से क्या लेना देना है? इसी तरह से राइट टू इक्वलिटी का राइट टू लिबर्टी से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। ये सारे अधिकार एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हैं। द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट इज इंटीग्रेटेड। ये कैसा है? इंटीग्रेटेड है, अर्थात मौलिक अधिकारों की प्रकृति एकीकृत है, आपस में ये जुड़कर दूसरे राइट्स का कॉज बन जाता है। बात को समझना, ये इंटीग्रेटेड हुआ एंड बिकम कॉज ऑफ अनदर राइट, बिकम कॉज ऑफ अनदर राइट्स। ये आपस में एकीकृत हुआ और अन्य अधिकारों का कारण बन गया, अन्य अधिकारों का आधार बन गया। In 1970, in R.C. Cooper case, Supreme Court considered that the nature of fundamental right is integrated. So, one rights promotes the other and other rights promotes the other. Supreme Court ने यह कहा कि if any rights promotes the fundamental right, that should be considered as fundamental right. यदि कोई भी अधिकार मौलिक अधिकारों को बल प्रदान करता है, मौलिक अधिकारों को महत्व प्रदान करता है, तो वह अधिकार भी मौलिक अधिकार है। जैसे राइट टू टेक इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज, सर्विसेज, ट्रीटमेंट्स promotes Article 21 right to life, so that right to get emergency medical facilities, treatment is a fundamental right. क्लियर है मेरी बात? अब आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, लेकिन जीवन के अधिकार को में कई अधिकार शामिल हैं। आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन हमने आपको दिया हुआ है और आपने इस बात को समझा हुआ है कि इसके अंतर्गत कई सारे राइट्स हैं। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। थर्ड पॉइंट मेनका गांधी केस से जुड़ा हुआ है, हमने इसकी भी व्याख्या आपको की है। मेनका गांधी केस में जो इंटरप्रिटेशंस दिया गया, उस इंटरप्रिटेशंस ने फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंस को इंक्रीज किया है। तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। थर्ड पॉइंट में हम आते हैं। मेनका गांधी केस 1978, जिसमें नेचुरल जस्टिस की बात कही गई है। तो मेनका गांधी केस में प्राकृतिक न्याय की जो बात की गई है, और प्राकृतिक न्याय को
उपलब्ध कराने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण रहा वह फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कशन करते हैं एसपी गुप्ता केस 1982। एसपी गुप्ता केस 1982 PIL या SIL की एक नवीनतम अवधारणा को प्रस्तुत करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, अर्थात जनहित या सामाजिक हित याचिका। और यह सीधे सीधे आर्टिकल 32 के इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करता है। जनहित याचिका की नवीन संकल्पना ने या सामाजिक हित याचिका की नवीन संकल्पना ने आर्टिकल 32 के स्कोप को काफी वाइड कर दिया। आर्टिकल 32 के क्षेत्र का विस्तार कर दिया। संपूर्ण न्याय की जो हमारी संकल्पना थी, उस संपूर्ण न्याय की संकल्पना को ही उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। और न्याय के अंतर्गत भी प्रतिनिधित्व की अवधारणा का समावेश कर दिया और न्याय को हमारे डोर स्टेप पर अवेलेबल करवा दिया। अब पीड़ित पक्ष ही नहीं बल्कि पीड़ित पक्ष के बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति न्याय की मांग कर सकता है। बाद के कई निर्णयों में ये जो जनहित या सामाजिक हित याचिका की जो बात कही गई, इसको और भी अधिक विस्तृत किया गया। बाद के केस में कहा गया कि हम टेलीग्राम को, पोस्ट कार्ड को, ईमेल को, किसी लेटर को, फैक्स को जो सुप्रीम कोर्ट के पते से होता है या किसी न्यायाधीश के पते पर होता है, एड्रेस पर किया जाता है, उसको भी हम जनहित याचिका मान लेंगे। अर्थात जनहित याचिका या सामाजिक हित याचिका भारत में न्यायिक सक्रियता का कारण बना। एक ऐसे दौर में जब 1970 और 80 के दशक में विधायिका और कार्यपालिका उदासीन हुई, तो जनता ने न्याय को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सर्वोच्च न्यायालय ने सक्रिय होकर लोगों को तीव्रतापूर्ण तरीके से न्याय प्रदान करना प्रारंभ किया। इसी जनहित याचिका या सामाजिक हित याचिका को न्यायिक सक्रियता की संकल्पना कहा गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि संविधान के लागू होने के पश्चात मौलिक अधिकार का जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और भी इसको आप 2019 तक ला सकते हैं। डिफरेंट जो केस हैं, उस केस में सर्वोच्च न्यायालय का जो दृष्टिकोण रहा वह व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने का दृष्टिकोण रहा। जो भी इंडिविजुअल राइट्स है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसको कैसे इंपॉर्टेंट माना जाए, उस पर कैसे एक्टिव होकर के डिसीजन लिया जाए। और इस प्रकार से मौलिक अधिकारों को, नागरिक अधिकारों को, राजनीतिक अधिकारों को एक तरह का टूल बनाया गया न्यायपालिका के द्वारा, और उस टूल के माध्यम से लोगों को न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया है। तो एक तो आज जो है ये आपने समझा होगा। इसके बाद थोड़ी सी बातचीत हम लोग यहीं पर करेंगे, चूंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने बातचीत किया था आर्टिकल 32 और आर्टिकल
226 की, तो इसकी तुलना मैं थोड़ा आज कर दूं। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ आर्टिकल 22, आर्टिकल 32 एंड 226। Analysis of Article 32 and Article 226. आर्टिकल 32 को यहां पर हम लेते हैं और आर्टिकल 226 को हम यहां पर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। यह मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार का ही एक भाग है। अर्थात आर्टिकल 32 अपने आप में मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 226 मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स। दूसरी बात यहां पर यह है कि आर्टिकल 32 में दिए गए निर्णय का प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ता है और आर्टिकल 226 में दिए गए निर्णय सिर्फ उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार अथवा राज्य से ही जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में हम देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो अधिकारिता है उसका स्कोप अधिक ज्यादा बड़ा है। मतलब ये कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो भी डिसीजंस दिया गया उसका इंपैक्ट पूरे कंट्री पर है, लेकिन आर्टिकल 226 में जो डिसीजन दिया गया उसका इंपैक्ट सिर्फ उस स्टेट में है, क्योंकि उसका एक अपना जुरिस्डिक्शन है और इसका जुरिस्डिक्शन पूरा देश है। दूसरे तरीके में हम देखेंगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए ही रिट जारी कर सकता है। Under Article 32, Supreme Court can issue writs for securing the fundamental rights only. But under Article 226, High Court can issue writs
फॉर प्रोवाइडिंग securing fundamental rights and any other purposes। अर्थात अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू कराने के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य से भी रिट जारी कर सकता है। अर्थात इसके आधार पर देखेंगे तो हाईकोर्ट की अधिकारिता अधिक विस्तृत है। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता की तुलना में हाईकोर्ट की अधिकारिता का अधिक विस्तार है। इस तरीके से आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को कंपेयर भी कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पर आते हैं। एक और भी बात को ध्यान में रखिएगा। शुरू में जब हमने आपको लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट बतलाया था और जब लिमिटेशंस पर आप बातचीत कर रहे थे तो कुछ और पॉइंट को भी साथ में रखिएगा। हमने मौलिक अधिकार की सीमाओं पर सिर्फ संवैधानिक सीमाएं आपको बतलाई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस क्या है सिर्फ हमने ये डिस्क्राइब किया था। लेकिन लिमिटेशंस जो है संवैधानिक सीमाओं के अतिरिक्त भी हैं, गैर संवैधानिक भी हैं। जैसे गैर संवैधानिक सीमाएं क्या हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस क्या हैं? तो इलिटरेसी, लैक ऑफ अवेयरनेस, अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, एक्सपेंसिव, खर्चीला न्याय प्रक्रिया, डीले, निर्णय में विलंब। और हम लोग क्या कहते हैं? निर्णय में विलंब जो है वह अन्याय है। डीले इन जस्टिस मीन्स इनजस्टिस। और अत्यंत